वेलकम टू स्टारबक्स। तब तक हमने देखा था कि किस तरह से सभी शशांक पीक के लोग नया साल मना रहे होते हैं और चवन्नी की परफॉर्मेंस से सभी उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। ये बातों से सभी लोग खुश थे सिवाय मोरान के, क्योंकि उसे इस चीज़ से जेलसी हो रही थी। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। मोरान से शराब का नशा झिला नहीं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि मोरान दारू पीने में शमैंग की तरह है। उसकी टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आज रात पिछले जन्म की उन चिंताओं को छुपाने के लिए उसने 5 बोतल पियर ब्लॉसम जार को यूं ही पी लिया था, जिसकी वजह से वो आधा होश में था और आधा बेहोश। उसकी ये हालत देखकर शिमी को ना चाहते हुए भी उसको घसीटते हुए उसके कमरे तक ले जाना पड़ा और कमरे में ले जाते ही शिमी ने मोरान को बेड पर गिरा दिया ताकि वो अपने बिस्तर पर सो जाए। मोरान जानता था कि उसके आगे शिमी है और वो शिमी का नाम भी पुकारना चाहता था, लेकिन शायद कुछ आदतें तुम्हें कुछ चीज़ें करने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसा ही कुछ मोरान के साथ था। इतने सालों से वो उस इंसान के साथ नहीं था जो उसे इतना ज़्यादा अजीज़ था, बल्कि इतने साल उसने अपने दुश्मन के साथ बिताए हैं कि ना चाहते हुए भी उसके मुंह से बस उसी शख्स का नाम निकला जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है। वेंडिंग मैं शिजुन का इसे नाम से पुकारते हुए देख शिमी चौंक गया था और वो घबराया हुआ था कि कहीं मोरान को कोई दंड ना दिया जाए। इसीलिए वो पीछे मुड़कर चुवेनिंग की ओर देखता है, जो कि दरवाजे के बाहर शुमेंग को उसके कमरे तक छोड़कर आके वहां खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक सूप का कटोरा था और उसने अच्छे से सुन लिया था कि मोरान ने उसे क्या बुलाया, लेकिन फिर भी वो इस तरह से दिखाता है जैसे कि जो कुछ भी सुना वो सब गलत था। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मोरान ने शुरू से हमेशा उसे शिजुन ही पुकारा है। चलो मान भी लिया जाए कि वो उसे चुवेनिंग पुकार ले, लेकिन वेंडिंग ये तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया और ऐसे मोरान के मुंह से वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो सुनेगा। पर तभी तभी चुवेनिंग को एक दिन याद आता है जब रेड लोटस पैविलियन में मोरान और चुवेनिंग दोनों साथ सो रहे थे। तब भी मोरान उसे वेंडिंग करके ही पुकार रहा था और जैसे ही चुवेनिंग उस किस को याद करता है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो सोचता है क्या क्या ऐसा हो सकता है कि मोरान के मन में भी। पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इससे आगे भी कुछ सोचे। तभी शिमी कहता है, शिजुन। चुवेनिंग रुका हुआ था कि शिमी को ढंग से क्वेश्चन पूछने दे, लेकिन फिर शिमी अपना माइंड बदल देता है और कहता है, कुछ नहीं, अगर आप आ ही गए हैं तो आप आरान का ध्यान रख सकते हैं, मैं बाहर जाता हूँ। चुवेनिंग शिमी को रोकना चाहता था। रुको। शिमी कहता है, क्या हुआ शिजुन, क्या आप मुझे कुछ और भी बताना चाहते हैं? चुवेनिंग कहता है, तुम तीनों कल पीच ब्लॉसम स्प्रिंग के लिए निकल रहे हो? शिमी हाँ की ओर गर्दन हिलाता है। चुवेनिंग को थोड़ा वक्त लगता है कि वो क्या कहे और फिर कहता है, ठीक है, जल्दी जाओ और आराम कर लो और वहाँ से जल्दी आना। शिमी हाँ की ओर गर्दन हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चुवेनिंग बेड के किनारे आता है और मोरान को उसकी कमर से उठाकर बेड के सिरहाने बिठा देता है और एक एक कर उसको उस चम्मच से सूप पिला रहा होता है। मोरान को सूप का खट्टा टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इस वजह से जैसे ही वो सूप पीता वो उस सूप को दोबारा गिरा देता और बार बार सूप को थूकता रहता। बट फिर भी उस खट्टे सूप ने अपना काम कर दिया था। फाइनली मोरान को होश आने लग गया था और वो अपनी आंखें ढंग से खोलता है और अपने सामने चुवेनिंग को पाता है और बोलता है, शिजुन, आप यहाँ? चुवेनिंग कहता है, मैं ही हूँ। पता नहीं क्यों
उसके बाद मोरान को बहुत ज़ोरों से हंसी आने लगती है, जिसे देख चिवेनिंग भी क्वेश्चन में आ गया था। शिजुन, एक खूबसूरत इंसान। चिवेनिंग कुछ नहीं कहता। वहीं फिर मोरान दोबारा बेड पर लेट जाता है। चिवेनिंग को डर था कि कहीं सर्दी की वजह से मोरान को ठंड न लग जाए, इसीलिए वो उसे कंबल उड़ा देता है। उस कमरे के बाहर अभी भी कई डिसाइपल्स थे जो सोए नहीं थे, क्योंकि उनको इंतज़ार था कि कब 12 बजेंगे और नए साल के दिन जो फायरवर्क्स हैं वो उन्हें देखने का मौका मिलेगा। कई डिसाइपल्स वहीं बाहर खड़े हुए थे, कुछ बातें करते, कुछ गेम्स खेलते या फिर अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखा रहे होते। कुछ देर चिवेनिंग मोरान के पास ही बैठा रहता है। तभी कुछ देर बाद सारे डिसाइपल्स वुशान हॉल के बाहर चले जाते हैं और आंगन में एक लाइन में सब लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो फायरवर्क्स का इंतज़ार कर रहे हों। और वहीं तब फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं। वो नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। फायरवर्क्स से सोता हुआ मोरान, उस आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है और वो उठते ही अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, जैसे कि उसके सर में ना जाने कितना दर्द हो रहा हो। और ऊपर से जैसे ही वो देखता है, उसके सामने चिवेनिंग था, जो कि शांति से उसे उठते हुए देख रहा था। चिवेनिंग आराम से पूछता है, क्या शोर की वजह से तुम उठ गए? वहीं मोरान चिवेनिंग की इस परवाह से घबरा गया था और बोलता है, शिजुन। क्योंकि अब वो पूरा होश में आ चुका था, तो उसे ये माजरा ज़रा अजीब लगता है और वो मन में सोचता है, चिवेनिंग क्यों यहाँ पर है? वो क्यों मेरी पहरेदारी कर रहा है? शिमी, वो कहाँ है? कहीं मैंने कुछ ऐसा अजीब तो नहीं बोल दिया जिससे मैं बाद में फंस जाऊं? और वो चिवेनिंग की ओर देखने लगता है। कुछ देर बाद मोरान को एहसास होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने। वहीं बाहर से फायरवर्क्स की आवाज़ से दोनों जने एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। दोनों के मन में ही कुछ था जो वो एक दूसरे से पूछना चाहते थे। थोड़ी देर एक दूसरे को देखते हुए दोनों एक साथ बोलते हैं, चिवेनिंग, क्या तुम बाहर फायरवर्क्स देखना चाहते हो? वहीं मोरान, शिमी कहाँ है? दोनों ने एक संग ही ये बात बोली थी और बहुत देर हो चुकी थी कि दोनों ही अपने सवाल वापस ले लें। वहीं मोरान चिवेनिंग की ओर देखता ही रह जाता है। वो चौंक गया था। उसे लग रहा था जो सामने शख्स है वो चिवेनिंग तो है ही नहीं। और ऐसे ही थोड़ी देर दोनों शांत रहते हैं और चिवेनिंग फिर उस बिस्तर से उठता है और दरवाजे से बाहर की ओर जाने लगता है। जाने से पहले वो बोलता है, सभी लोग बाहर नया साल मना रहे हैं, तो वो भी अभी तक नहीं सोया होगा। बाहर जाकर तुम उसे ढूंढ सकते हो। और ये कहते ही चिवेनिंग उस कमरे से निकल जाता है। जाहिर सी बात थी, इसमें इतना उम्मीद करने की क्या बात थी? उसमें ऐसा क्या खास है कि कोई उसके साथ फायरवर्क्स देखेगा? भले ही उसने अपनी पूरी हिम्मत लगा ली मोरान से ये पूछने में कि वो उसके साथ चलना चाहता है क्या, पर क्या फ़ायदा? मिलनी तो उसे निराशा ही थी। और चिवेनिंग मन में सोचता है कि उसे ये चीज़ पूछनी ही नहीं चाहिए थी। और वो अपने रेड लोटस पैविलियन दोबारा लौट जाता है और एक हायतंग के पेड़ के सहारे उधर बैठा हुआ था और अंधेरे में उन फायरवर्क्स की रोशनी को अकेले देख रहा था। वहीं वो रेड लोटस पैविलियन से नीचे देखे तो उसे वहाँ कई सारे बच्चे दिख रहे थे, जो डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ खुश थे और नए साल का जश्न मना रहे थे। पर उसके पास कोई भी नहीं था जो उसे कंपनी दे सके। नए साल जैसे त्योहारों पर भी चिवेनिंग हमेशा से ही अकेला था। काफ़ी समय से इस चीज़ की तो उसे आदत लग गई थी, पर ना जाने क्यों आज उसका दिल काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। शायद इसीलिए कि आज उसने सबकी खुशियाँ देखी, वहीं खुद वो अकेला है। शांति से वो उन फायरवर्क्स को देख रहा है और एक एक कर उन फायरवर्क्स को गिनने लगता है। और वो कर भी क्या सकता था? इसी तरह
वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और पेड़ के सहारे बैठ जाता है। उसे नहीं पता उसे आंखें बंद करे हुए कितना समय हो गया, लेकिन उसे महसूस होता है कि अभी किसी ने उसके बैरियर को तोड़ा है। कौन इंसान हो सकता है जो रेड लोटस पैविलियन का बैरियर तोड़कर चिवेनिंग के पास आ रहा था। चिवेनिंग को अंदाज़ा था कि वो कौन हो सकता है, लेकिन उसे डर था कि अगर वो गलत निकला तो वो अपने आप को दोबारा कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए वो अपनी आंखें बंद ही रखता है। वो महसूस कर पा रहा था कि कोई शख्स उसकी ओर कदम बढ़ा रहा है और वो कदम जाने पहचाने हैं। उस शख्स को ज़्यादा वक्त नहीं लगता और वो उसके पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, शिजन। चिवेनिंग कुछ नहीं कहता और अपनी आंखें बंद रखता है। मुरान फिर कहता है, मैं कल जा रहा हूँ। चिवेनिंग फिर कुछ नहीं कहता। मुरान फिर कहता है, मुझे शायद काफ़ी समय लग सकता है वहाँ से आने में। चिवेनिंग फिर कुछ नहीं कहता। वहीं मोरान अपनी कन्वर्सेशन अपने आप से ही बढ़ाए जा रहा था। वैसे भी आज कुछ हो नहीं रहा था। हम सभी को कल जल्दी उठना है और रवाना होना है, तो मुझे लगा कि शिमी पहले ही सोने चला गया होगा। वो ये कहते हुए चिवेनिंग के नज़दीक आए जा रहा था और चिवेनिंग के कुछ इंच दूर आकर ही वो रुक जाता है और बोलता है, तो अगर आप अब भी चाहते हैं तो मैं आपके साथ। वो और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी फायरवर्क्स के शोर से उसकी बात वहीं दब जाती है। वहीं चिवेनिंग अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखों के सामने उस खूबसूरत नौजवान को पाता है जो कि उसके सामने ही खड़ा था। उसकी आंखों से वो समझ पा रहा था कि मोरान को उस पर दया आ रही है। चिवेनिंग शुरू से ही घमंडी रहा है। भले ही वो अकेला रहा है, लेकिन उसे ज़रा भी नहीं पसंद कि कोई भी इस चीज़ को उसके लिए दयापूर्वक ले। लेकिन जब वो मोरान की ओर देखता है तो ना चाहते हुए भी उसके वो एक्सप्रेशन, उनको वो मना नहीं कर पाता और उसे वो वापस नहीं भेज पा रहा था। शायद चिवेनिंग को भी आज की शराब का नशा थोड़ा चढ़ गया था कि उसका दिल भी ज़रा धड़कने लगता है और वो बोलता है, अगर तुम आ ही गए हो तो बैठ जाओ। और उसके बाद वो सॉफ्टली कहता है, मैं तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखना चाहता हूँ। और ये कहते ही वो दोबारा आसमान की ओर देखने लगता है। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी नर्वसनेस मुरान से छुपा सके और उसने अपने हाथों की पूरी मुट्ठी बना रखी थी। वहीं मुरान उसके पास बैठ जाता है। थोड़ी शांति के बाद चिवेनिंग पूछता है, इन दिनों सब ठीक थे? मुरान कहता है, एक नई चीज़ भी हुई शिजुन। हमें एक छोटा सा शिदी मिला। वो अच्छा दोस्त बन गया है हम तीनों का। मैं उसके बारे में शिजुन को बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी चोट कैसी है? चिवेनिंग सीधे कहता है, वो कुछ नहीं है, खुद को उसका कर्जदार न मानो। ये सुन मुरान चिवेनिंग की ओर देखने लगता है और फायरवर्क्स उनके सामने से ही फूट रहे थे। वो नज़ारा अलग ही था कि सच में वो एक तस्वीर में कैद हो सकता था। उस रात, जिस रात फायरवर्क्स इतने खूबसूरत लग रहे थे, वहीं वो दोनों उस हाइतैंग के पेड़ पर एक दूसरे को देख बैठे हुए थे, जहाँ चेरी ब्लॉसम के पेड़ से वो पत्तियाँ नीचे गिर रही होती हैं। चिवेनिंग एक ऐसा आदमी जिससे ज़्यादा बात नहीं होती। वहीं मोरान, वो कहीं ना कहीं से बात निकाल ले रहा था ताकि चिवेनिंग से बात करता रहे। मोरान तब तक चिवेनिंग से बात करता रहता है जब तक वो सच में थक नहीं जाता और उसे नींद नहीं आ जाती। अगली सुबह जब मोरान उठता है तो वो देखता है कि वो अब भी पेड़ के नीचे है। हैरानी की बात यह है कि उसका सर चिवेनिंग की गोद में रखा हुआ है और चिवेनिंग ने अपनी जैकेट मोरान को उड़ा रखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। मोरान हैरान हो जाता है, क्या पूरी रात वो चिवेनिंग की गोद में सो रहा था?
वहीं चिवेनिंग वो अभी भी नींद में था और पेड़ के सहारे से अपना सिर रखकर सोया हुआ था। मुरान को समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे। वो कैसे अपने शिजुन की गोद में सो सकता है, और चिवेनिंग ने उसे अलाउ तक कर दिया। जिस तरह के चिवेनिंग को वो जानता है, वो केवल सोना अपने कमरे में ही पसंद करेगा, ना कि ऐसे बाहर। तो फिर वो बेवकूफ़ों की तरह बाहर कैसे सो सकता है, जबकि वो खुद जानता है कि उसे कितनी जल्दी ठंड नहीं लग जाती। और ये जैकेट, वो भी मोरान को उसने ही उड़ाई है। मोरान एकदम से उठता है और चिवेनिंग की जैकेट को घूरने लगता है। उसने कल रात इतनी भी नहीं पी रखी थी कि उसे कुछ याद ना हो। उसे अच्छे से याद है कि जब वो चिवेनिंग से इस पेड़ के नीचे मिलने आया था, तो वो खुद की ही मर्जी से आया था। तब तक उसका रात का नशा उतर चुका था। हाँ, ये सच है कि एक वक्त पर वो इस इंसान से बेहद नफरत करता था। लेकिन जब इस इंसान ने खुद से ही पूछा कि क्या वो उसके साथ फायरवर्क्स देखना चाहता है, और बिना इसका जवाब मांगे जब वो अपने आप ही उस कमरे से निकल गया, मोरान नहीं जानता, पर उस वक्त उसके दिल में तेज सा दर्द उठा जिसे वो समझा नहीं सकता। उसने सोचा कि इसके बाद चिवेनिंग से वो काफ़ी समय बाद मिलेगा, और इस जिंदगी में भी चिवेनिंग से मोरान को ना चाहते हुए भी नफरत नहीं हो पा रही। उसने सोचा कि इस बार वो चिवेनिंग से काफ़ी लंबे अरसे बाद मिलेगा, और ना चाहते हुए भी इस जन्म में वो उससे नफरत नहीं कर पा रहा। और चिवेनिंग हमेशा इतना अकेला रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मोरान सुबह तक उसको कंपनी दे दे तो। इसीलिए वो खुद से वहाँ चिवेनिंग के पास आ गया। अब वो इस बारे में दोबारा सोचे तो अब वो खुद ही सोच रहा है कि वो ये सब कैसे सोच सकता था। तभी चिवेनिंग की आँख खुलती है। मोरान कहता है, शिजुन। चिवेनिंग अपनी आँख मीटता है और कहता है, वो अभी भी थोड़ी नींद में था। तुम अभी तक गए नहीं? मोरान कहता है, मैं बस अभी ही उठा हूँ। पता नहीं, जब भी मोरान चिवेनिंग को ये नरमी से बात करते हुए देखता था, उसको ना चाहते हुए भी मोरान की आवाज़ अपने आप ही अखलाने लग जाती थी। तभी मोरान को अंदाज़ा होता है कि अभी भी उसने चिवेनिंग की जैकेट पहनी हुई है, और वो उस जैकेट को उतार कर चिवेनिंग को ही दे देता है। वो जानता था कि चिवेनिंग को सर्दी जल्दी लग जाती है, इसीलिए वो खुद से ही चिवेनिंग को जैकेट उड़ा रहा होता है। वो इतनी हड़बड़ाहट में ये सब कर रहा था कि अनजाने में ही वो चिवेनिंग के एकदम नज़दीक आ जाता है, जिसे देख थोड़े समय के लिए दोनों एकदम शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। चिवेनिंग फिर उसे देखता है और कहता है, मैं खुद कर लूँगा। मोरान अलग हटता है। ठीक है, मुझे माफ़ कीजिएगा शिजुन। चिवेनिंग बोलता है, कोई बात नहीं। मोरान कहता है, मैं चलता हूँ, मुझे अभी पैकिंग करनी है, और अभी नाश्ता करके हम सब निकल जाएंगे। चिवेनिंग कहता है, तभी मोरान कहता है, क्या आप मेरे साथ नाश्ता करना चाहेंगे? ये कहते ही मोरान एकदम से अपने आप को थप्पड़ मारना चाहता था। क्या हो गया है उसे? आखिर उसे ये पूछने की ज़रूरत क्या पड़ रही थी? वहीं चिवेनिंग ने भी मोरान की शक्ल देखकर अंदाज़ा निकाल लिया था कि वो ना जाने क्या ही सोच रहा होगा। और चिवेनिंग कहता है, नहीं, तुम लोग कर लो। ये सुनकर मोरान के दिल को ठंडक मिलती है, नहीं तो उसे लगा था कि अभी चिवेनिंग उसकी बेइज्जती कर देगा, और उसे लगता है कि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। उसका दिमाग भौराया हुआ है। वो फिर कुछ चिवेनिंग से ऐसा ना पूछ ले कि चिवेनिंग के गुस्से की सीमा पार हो जाए। मैं फिर चलता हूँ। चिवेनिंग कहता है, ठीक है। वहीं मोरान के जाने के बाद चिवेनिंग उधर ही बैठा रहता है और धीरे धीरे उस पेड़ के सहारे से उठने की कोशिश कर रहा था। आखिर क्यों ना करता। मोरान पूरी रात
चिवेनिंग की गोद में सोया हुआ था, जिसकी वजह से चिवेनिंग के पैर सो गए थे। उनको एकदम से सुन्न होता हुआ देख चिवेनिंग पूरी कोशिश कर रहा था उन्हें ठीक करने की। आखिर पूरी रात चिवेनिंग के पैरों ने मुरान के तकिए का काम करा है, तो उनका सुन्न होना तो जाहिर था। और जैसे ही थोड़ी देर बाद चिवेनिंग का सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, वो अंदर चला जाता है। और जैसा कि मुरान को डर था, चिवेनिंग को सर्दी जल्दी लग जाती है, तो ऐसा हुआ भी। और ये चीज़ यहीं तक नहीं रुकती। जब मोरान, शिमी, शुमेंग अपने छोटे से जियाशिदी, जो कि चिवेनिंग ही था जो अब छोटा हो गया था, उसको भी वही सर्दी लगी हुई थी कि फेदर ट्राइब के कबीले वाले भी जियाशिनी की ये हालत देखकर बहुत बुरा महसूस कर रहे थे। पर कुछ नहीं किया जा सकता था। अगर जियाशिनी बीमार है तो उसे बीमार ही रहना होगा, क्योंकि वो चुना गया है जाने के लिए, तो उसका जाना भी ज़रूरी था। फेदर कबीला उन्हें पूर्व की ओर ले जाता है, जहाँ वो सब के सब यांगज़े नदी से गुजर रहे थे, एक फेरी के थ्रू। उस रात कई दिनों बाद एक ऐसा मौका था मोरान के लिए, जहाँ वो शिमी के साथ अकेला था। बहुत समय बाद ऐसा मौका आता है जहाँ उन दोनों के बीच उनके प्यारे शिजुन नहीं होते। मोरान ने सोचा था कि इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करेगा, लेकिन उसको ज़रा भी कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही होती। शुमेंग और जियाशिनी पहले ही सोने चले गए थे। वहीं मोरान उस शिप के डेक के बाहर यूं ही लेटा हुआ था और रात में उन तारों को देख रहा था। शिमी शिप के कैबिन से बाहर आता है और मोरान की ओर देखता है। वो उसके लिए कुछ फिशेस भी लाया था, ताकि वो दोनों रात को आराम से स्नैक्स का मज़ा ले सकें। और शिमी कहता है, आरान, क्योंकि अब हम पीच ब्लॉसम स्प्रिंग जा रहे हैं, तो हो सकता है 3 साल बाद जो स्पिरिचुअल माउंटेन कंपटीशन है उसमें हम भाग न ले पाएँ। वैसे मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं वैसे भी नहीं जीत सकता। लेकिन तुम और राजकुमार काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि सभी कबीलों के आगे तुम इस बार अपनी शक्तियों को दिखाने का मौका खो सकते हो? मुरान शिमी की ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, मेरे लिए मायने नहीं रखता। दुनिया में तुम्हारा पद क्या है, तुम्हारी इज्जत कैसी करनी चाहिए, इन चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन पीच ब्लॉसम स्प्रिंग जाना, जहाँ हम कुछ नया सीखेंगे, जो कि मेरे लिए ज़रूरी है, ताकि जिनको भी मैं पसंद करता हूँ उन्हें मैं बचा सकूँ, यही चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं। शिमी उसकी ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम इस तरह से सोचते हो, शिजुन को ये बात पता चलेगी, उन्हें बहुत खुशी महसूस होगी। मुरन कहता है, और तुम्हारा क्या, तुम्हें खुशी महसूस हुई? शिमी कहता है, हाँ, मैं भी खुश हूँ। और वहीं कुछ वक्त बीत जाता है, जहाँ वो फेरी ऐसे ही चल रही होती है और हवाएं दोनों के चेहरे को छूकर जा रही थी। मुरान शिमी की ओर देख रहा था, जो कि उसके बगल में ही लेटा हुआ था। वो उससे चाहता था कि थोड़ा शिमी के साथ फ्लर्ट करे, पर उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे करे। उसकी आंखों में शिमी काफ़ी ज़्यादा ही प्योर था। शायद इस प्योरिटी की वजह से ही मुरान का कभी मन नहीं करता था कि जिस तरह की चीज़ें वो चिवेनिंग के लिए महसूस करता है, वही चीज़ें वो शिमी के लिए भी महसूस करे। और मुरान ऐसे ही शांत रहता है। वहीं शिमी देख रहा था कि मुरान काफ़ी देर से उसी को देख रहा है, और वो मुस्कुराकर पूछता है, क्या हुआ? मुरान के गाल लाल हो जाते हैं और वो कहता है, कुछ नहीं। वैसे मुरान ने सोचा था कि जब वो रवाना होगा तो ज़रूर कोई मौका ढूंढेगा जहाँ वो शिमी से अपने दिल की बात कह सके। लेकिन ना चाहते हुए भी जब भी ये मोमेंट बनता है तो उसके मुंह से वो बातें निकल ही नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि शिमी को लेकर वो कंफर्म नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मुरान में हिम्मत नहीं। बस वो एक ही चीज़ सोचता है कि अगर उसने कन्फेशन कर दिया
तो उसके बाद क्या होगा? मुरान चाहते हुए भी इस प्योर इंसान के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर शिमी उसे रिजेक्ट करेगा तो वो मन से इस बात को मान लेगा, लेकिन अगर शिमी ने हाँ कर दिया तो मुरान को समझ नहीं आएगा कि उसके बाद वो शिमी के साथ कैसे पेश आए। चाहे कुछ भी हो, शिमी के साथ मुरान का इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं है जिसमें वो शिमी को एकदम अपने करीब चाहता हो। और अगर ऐसी चीज़ हुई भी तो मुरान नहीं जानता कि उसे ये चीज़ करना पसंद भी आएगा या नहीं। आज तक उसने शिमी के साथ मोमेंट ही कितने बिताए हैं। पिछले जन्म में एक बार बस उसने शिमी को किस करा था, वो भी उस घोस्ट मिस के इल्यूशन में। ये बात भी हम शायद ही कह सकते हैं, क्योंकि इस जन्म में देखा जाए तो वो इंसान चुवेनिंग था, तो हो सकता है पिछले जन्म में भी चुवेनिंग हो। वहीं मुरान इसी सोच में होता है और शिमी मुस्कुराकर कहता है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। थोड़े समय के लिए मुरान भी चाहता था कि वो एकदम से शिमी से अपने दिल की बात कह दे, पर जैसे ही वो कहने जा रहा था कि तभी उसके मन में वो शख्स की स्मृति आती है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसका वो चेहरा जो कभी भी आसानी से मुस्कुराता नहीं, वो शख्स जो हमेशा खुद में ही रहता है और किसी के पास जाने से भी घबराता है। हाँ, आपने सही सोचा, वो चुवेनिंग के बारे में ही सोच रहा था। चुवेनिंग की एकदम से स्मृति आते ही मुरान हैरान हो जाता है और उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाता और वो दोबारा तारों की ओर देखने लगता है। कुछ देर बीत जाती है जब मुरान कहता है, शिमी, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। शिमी कहता है, मैं जानता हूँ, तुम भी मेरे लिए ज़रूरी हो। मुरान कहता है, क्या तुम जानते हो, मुझे एक डरावना सपना आया था जिसमें तुम नहीं थे। तुम मेरे पास नहीं थे तो वो वक्त बहुत ही बुरा था। मैं बहुत दुखी था। शिमी मुस्कुराता है, तुम कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हो। मुरान कहता है, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। शिमी कहता है, ठीक है फिर, मुझे तुम्हारा अभी से ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे पता है तुम आगे भी मुझे ज़रूर बचाओगे। शिमी फिर उससे पूछता है, क्या कुछ और भी है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? और शिमी मुरान की ओर देखने लगता है और इंतज़ार कर रहा था कि मुरान उससे वो 3 शब्द कह दे, लेकिन मुरान अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, कुछ नहीं। तुम अंदर क्यों नहीं जाते और अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो? काफ़ी ठंड है, तुम्हें सर्दी लग सकती है। शिमी थोड़ी देर शांत था और फिर वो पूछता है, तुम्हारा क्या? तुम्हें भी तो ठंड लग सकती है। मुरान भी थोड़ा शांत था और वो कहता है, मैं कुछ देर और तारे देखना चाहता हूँ और रात की जो हवा है उसका यूं ही आनंद लेना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। शिमी वहाँ से नहीं हिलता, लेकिन कुछ देर बाद वो उठता है और कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम भी जल्दी ही सो जाना। और शिमी अंदर चला जाता है। वहीं फिर उस विशाल आसमान के नीचे वो फेरी पानी के ज़रिए रवाना हो रही थी। वहीं डेक पर लेटा जो शख्स था मुरान, वो इस बात से अनजान था कि उसने अभी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हाथ से निकाल दी। वो यूं ही आसमान की ओर देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। वो कुछ और खोजना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि उसके दिल में आखिर है क्या। वो बहुत वक्त तक अपने आप से यही सवाल पूछता है, लेकिन क्योंकि आप जानते हो उसकी बुद्धि इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है इन मामलों में और उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। उसने शिमी के संग काफ़ी ज़्यादा खुशहाल वक्त बिताया है कि वो अच्छी तरह से जानता है कि शिमी उसके लिए कितना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मुरान ने सोच भी रखा था
कि जब उसे मौका मिलेगा जहाँ मोरान और शिमी अकेले होंगे, वो ज़रूर शिमी से अपने दिल की बात कह देगा। लेकिन जब मोरान के पास वो मौका आया, तब भी उसने ऐसी कोई चाह नहीं रखी। और अब मोरान ज़्यादा नहीं सोचना चाहता था, इसीलिए बस वो इतना सोच लेता है कि वो शिमी के साथ जल्दबाजी नहीं करना चाहता, जिससे शिमी एकदम से घबरा जाए। अभी भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है जहाँ वो शिमी के साथ और वक्त बिता सकता है, तो अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मोरान सुबह के वक्त ही 1-2 घंटे की नींद लेने के लिए कैबिन के अंदर जाता है। सब लोग अभी भी अपनी गहरी नींद में थे। मोरान भी अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वहीं खिड़की से वो सूरज को धीरे धीरे उगते हुए देख रहा था। वहाँ आसमान की ओर देखते हुए उसे चिवेनिंग का चेहरा याद आता है। उसे चिवेनिंग के साथ हर वो यादें याद आती हैं, जब वो शांत रहता था, जब वो गुस्सा करता था, किस तरह से वो सोता था, एकदम से बिस्तर में अपने आप को सिकोड़ कर, एकदम अकेला, उस हाइतैंग ब्लॉसम के फूल की तरह, जिसके पास कोई भी नहीं और उसे बस उसका ही इंतज़ार है कि कब वो इस डाली से टूटेगा। अगर मोरान चिवेनिंग से की गई नफ़रत को एक साइड रखे, तो पिछली ज़िंदगी से लेके इस ज़िंदगी तक केवल चिवेनिंग ही है जिसके साथ उसने काफ़ी करीब से अपना वक्त बिताया है, जहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं पिछले जन्म में जो मोरान ने चिवेनिंग के साथ पहली बार करी थी, जो कि मोरान के लिए भी फर्स्ट टाइम ही था। भले ही चिवेनिंग वो चीज़ें चाहता हो या नहीं, चाहे वो चिवेनिंग की फर्स्ट किस क्यों ना हो, या फिर चिवेनिंग का पहली बार खाना बनाना केवल मोरान के लिए, या फिर चिवेनिंग का पहली बार रोना केवल मोरान की वजह से, और उसके साथ पहली बार वो सब। और जैसे ही मोरान चिवेनिंग के साथ उस इंटीमेसी को याद करता है, वो बेकाबू होने लगता है। सच में बहुत कुछ था जो चिवेनिंग ने मोरान को दिया था। वहीं मोरान ने भी अपनी ऐसी कई चीज़ें जो उसने पहले कभी किसी के साथ भी नहीं करी, उसने अपना फर्स्ट टाइम चिवेनिंग के संग शेयर करा, चाहे चिवेनिंग वो चाहता हो या नहीं। मोरान का पहली बार किसी से शादी करना, या फिर पहली बार मोरान का चिवेनिंग को मनाना, पहली बार चिवेनिंग का ध्यान रखना, जो कि उसने आज तक कभी भी किसी के साथ नहीं करा, पहली बार मोरान का किसी को फूल देना, अपनी वर्जिनिटी चिवेनिंग को देना, या फिर मोरान का पहली बार किसी को पसंद करना, जो इंसान उसके दिल को भा गया हो। हाँ, ये सच है। जब मोरान शिशंग पीक में आया था, तो शिमी वो पहला इंसान नहीं था जिसे मोरान ने दिल से चाहा था। वो पहला शख्स चिवेनिंग था। उस दिन, जिस दिन मोरान ने चिवेनिंग को पहली बार देखा, उस हाइतेंग के पेड़ के नीचे, जब सफ़ेद कपड़ों में वो शख्स ऐसे खड़ा हुआ था कि उससे सुंदर कोई इंसान मोरान ने आज तक देखा ही नहीं था। इसीलिए मोरान चाहता था कि वो केवल इसी इंसान को अपना मास्टर बनाना चाहता है, और इस इंसान को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर आखिर ये सब चीज़ें इतनी बदली क्यों? आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एकदम से मोरान हद से ज़्यादा चिंता शिमी की करने लग गया और चिवेनिंग को बस नफ़रत देने लग गया? मोरान भी इस बारे में सोचता है कि आखिर पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ जो मोरान चिवेनिंग से इतनी नफ़रत करने लग गया। अब तक वो सोचता आया है तो उसे यही महसूस हुआ कि शायद ये तब हुआ जब पहली बार चिवेनिंग ने मोरान को दंड दिया। शायद उसी दिन की वजह से मोरान ने चिवेनिंग को अपने दिल से अलग कर दिया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब वो दिन कौन सा था जिसकी वजह से मोरान को चिवेनिंग से नफ़रत होने लग गई, और आखिर चिवेनिंग ने मोरान को पनिशमेंट क्यों दी, जबकि हम सब जानते हैं कि चिवेनिंग मोरान को कितना पसंद नहीं करता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ?
ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार करिए और देखते रहिए स्टोरी बक्स।